हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और सिंपल इंटरेस्ट का रिवीजन अच्छे से करके आए होंगे। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चैप्टर टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने भ्रम बनाया हुआ है। आप अगर अपने अपने अब से पहले आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, बाकी लोगों से सुना होगा, तो उन्होंने इसको बोला होगा कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं। या फिर आपने अगर ये पहले पढ़ा भी होगा तो आपको ऐसा फील होता होगा कि हाँ, इसमें कैलकुलेशंस तो डेसिमल पॉइंट्स में जाती है और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। दरअसल उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये चैप्टर लोगों को टफ लगता है, क्यों आप लोग इससे इतना डरते हो और कैसे हम इस चैप्टर का आसान से आसान तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हर तरह की चीजों को करूंगा मैं और मैं आपको दिखाऊंगा। आप खुद कहोगे कि सर, चैप्टर में कुछ था ही नहीं और चीजों को करने का तरीका होना चाहिए, बाकी चीजें आसान हैं। ठीक है। जो बड़ी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस भी हैं, आप करोगे कैलकुलेशन को, लेकिन आपको करते टाइम ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा कैलकुलेशन। बस तसल्ली पूर्वक बैठे रहना। हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है, पढ़ना है, तो आपको परसेंटेज चैप्टर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। परसेंटेज चैप्टर, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर के बहुत सारे तरीके हैं। लगभग अगर मैं कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट में 60 से 70%, 70% तक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम परसेंटेज से उठा के करेंगे। तो इस वजह से परसेंटेज का, चाहे मैं रेशियो मेथड कहूं, चाहे मैं फॉर्मूला मेथड कहूं कि दो सक्सेसिव इंक्रीज है तो उनका एकल इंक्रीज कितना होगा, a+b+a×b/100। 3 बार अगर किसी चीज को बढ़ाया क्रमागत रूप से तो उनका वृद्धि कितनी होगी ओवरऑल। या फिर रेशियो मेथड हम लोगों ने जो परसेंटेज में किया था, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज की कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमने, सिंपल इंटरेस्ट छोटा सा चैप्टर था, उसका बेसिक भी हमने आधे घंटे में कवर कर लिया था। ये सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा चैप्टर है और इसका जो थ्योरी है वो कंप्लीट 1 घंटे की थ्योरी है। आज कंप्लीट क्लास मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी कंप्लीट हो जाए। अगर आज थ्योरी कंप्लीट हो गई, कल से मात्र औपचारिकताएं बचेंगी। मात्र औपचारिकताएं यानी कि बस केवल हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे जिनकी थ्योरी आप पहले से पढ़ चुके हैं, यानी कि आज। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये साधारण ब्याज से डिफरेंट क्यों है। ऐसा क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को साधारण से अलग किया गया। ओके, तो बच्चे साधारण ब्याज के बारे में सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, तो साधारण ब्याज के केस में आपने सीखा था कि भाई वो केवल मूलधन पर लगता है, केवल प्रिंसिपल पर लगता है और हर साल बराबर लगता है। देखो, अब प्लीज आप कमेंट मत करो, क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो फिर मतलब ये मैं चाहता हूं कि मेरा फोकस बिल्कुल थ्योरी पर रहे। आप लोगों को तो जो मैं बोल रहा हूं वो सुनाई दे रहा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो किस तरीके से बोल रहा हूं, क्या पहले बोलना है, क्या बाद में बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये सब तो दिमाग में चल रहा है ना मेरे। और वो दिमाग में प्रॉपर तरीके से काम करे, उसके लिए आपको कमेंट थोड़ी देर के लिए रोकने होंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे मेरा ध्यान उधर भी जाएगा, फिर मेरा दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। मतलब काम तो करेगा, लेकिन वो जो डिलीवर मैं करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कुछ एक आध पॉइंट निकल जाए, उसमें फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि केवल मूलधन पर लगता है और हर साल बराबर लगता है। हर साल बराबर। हर साल बराबर का मतलब है कि अगर बच्चे मैं पर्टिकुलर एसआई की बात करता हूं, तो सपोज अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो भाई वो पहली साल भी 10, मान लो समय जो है वो 3 साल है, तो पहली साल भी 10% ब्याज रहा, दूसरे साल भी 10% रहा और तीसरे साल भी 10% रहा।
टोटल 3 साल का ब्याज कितना हो गया? आपने कहा सर 10% मल्टीप्लाई 3 यानी कि 30%। 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 30%। लेकिन बच्चे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहां पर हम एक साथ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ब्याज की दर की मल्टीप्लाई समय में नहीं होगी। कंपाउंड के केस में क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो टॉपिक डालेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये अलग होता है, कैसे अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को, और आप समझ जाओगे कि क्या इसमें अलग है। सपोज दैट मैंने प्रिंसिपल ले लिया भाई 1,000 रुपया, 1,000 मूलधन, टर्मिनोलॉजी वही है, शब्दावली इसमें कुछ भी अलग नहीं है, वही प्रिंसिपल रेट सब कुछ वही है, बस कैलकुलेशंस अलग हैं इसमें। प्रिंसिपल मैंने कहा आपका 1,000 रुपये है, मैंने कहा इसमें जो समय है वो 2 साल है, मैंने कहा इसमें जो रेट है वो 10% है। सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है। अभी जस्ट मैं आपको ये समझाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अलग होता है, पूरा डिटेल में ट्री टाइप हम पढ़ेंगे। तो मैंने यहां पर मूलधन लिया 1,000 रुपया, बात हो रही है बच्चे 2 साल की। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की। तो पहली साल और दूसरे साल। अगर मैं आपसे पूछूंगा पहली साल का ब्याज कितना होगा, पहली साल का फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा? सर फर्स्ट ईयर का ब्याज जितनी ब्याज की दर है 10%, तो 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपया। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो गया? 10%। अब चाहे मैं फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज पूछूं आपसे तो भी आप 10% कहोगे 1,000 का, चाहे मैं फर्स्ट ईयर का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तब भी आप मुझसे कहोगे जी वो भी आपका 100 रुपये होगा। मतलब फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पॉइंट बना के लिखेंगे कि भाई फर्स्ट ईयर का, केवल अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो साधारण ब्याज के बराबर होगा। फर्स्ट ईयर का सीआई जो होगा वो एसआई के बराबर होगा, चाहे आप 10% एसआई की बात करो चाहे सीआई की बात करो, और बराबर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कूदते हो सेकंड ईयर पे वहां से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब आप कूद के गए बच्चा सेकंड ईयर पे तो आपने देखा कि भाई जो सेकंड ईयर में 1,000 रुपए का मूलधन है उस पर 10% मिलेगा, तो 1,000 रुपए पर 10% कितना हो गया? 100 रुपया। 1,000 रुपए का 10% कितना हो गया? 100 रुपया। अभी आप सेकेंड ईयर में बैठे हो, अभी आप कहां बैठे हो? सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर को कूद के आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, और सेकेंड ईयर में आपको 100 रुपये तो मूलधन पर मिला है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ने एकदम चिल्ला के बोला भाई साहब मैं साधारण नहीं हूं, मुझे तो हर पैसे पर ब्याज चाहिए। मैंने कहा हर पैसे पर? उसने कहा हाँ, यानी कि सेकंड ईयर में 1,000 रुपए पर तो मिल गया 100 रुपए, और जो आपने फर्स्ट ईयर में 100 रुपए कमाया ना इस पर भी मुझे 10% का ब्याज चाहिए। जो आपने पहली साल में ब्याज कमाया उस ब्याज के ऊपर भी मुझे ब्याज चाहिए। तो 100 रुपए पर भी 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपया। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है बच्चा? ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर के ब्याज के ऊपर भी आपने फिर 10% ब्याज ले लिया। अभी तो शुरुआत है। अगर मैं बच्चे एक थर्ड ईयर भी और ऐड कर लूं यहां, जरा देखना आप जुल्म इस कंपाउंड इंटरेस्ट का, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का जुल्म देखना आप, कितना जुल्म ढहाता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कि भैया थर्ड ईयर पे जैसे ही आप जाओगे तो ये मूलधन पर तो आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा। 1,000 रुपए पर तो 10% यानी कि 100 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। इस थर्ड ईयर से पहले
जितने भी ब्याज आपने कमाए सब पर ब्याज मिलेगा, सबके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो इस थर्ड ईयर से पहले आपने ये वाला 100 रुपया कमाया, इस पर भी 10% दे दो। आपने ये 10 रुपए कमाया, इस पर भी 10% दे दो। आपने ये वाला ब्याज कमाया, इस पर भी 10% दे दो। आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, आप कहोगे कि सर ये तो गलत बात है, इस 100 रुपए पर तो हम पहले ही ब्याज ले चुके हैं। मैंने कहा हाँ, वो दूसरी साल में लिया था, जैसे ही आप तीसरे साल में आओगे आपको इस 100 रुपए पर फिर ब्याज देना पड़ेगा 10%। और इस 100 रुपए पर ही नहीं, इस 100 रुपए पर ही नहीं, जो 100 रुपए के ऊपर भी आपने 10 रुपए कमाया, ब्याज के ऊपर जो ब्याज कमाया उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो बच्चे आप खुद सोचो कि भाई साहब जब आप चौथी साल में जाओगे तो कितना सारा ब्याज बन जाएगा। जब आप चौथी साल में जाओगे तो कितना सारा ब्याज बन जाएगा। अब डिफरेंस सुनना, जब मैं साधारण ब्याज की बात करूंगा यहीं पे जब मैं साधारण ब्याज की बात करूंगा तो केवल मूलधन पर मिलने वाला, भाई साधारण ब्याज के केस में आपके दिमाग में सेट है कि केवल मूलधन पर जो मिलेगा वो साधारण है, केवल मूलधन पर। तो यहां पर केवल मूलधन पर तो ये वाला 100 रुपया, ये वाला 100 रुपया और ये वाला 100 रुपया है भाई, 10%, 10%, 10%। तो साधारण ब्याज के केस में तो यही था कि केवल मूलधन पर जो मिलता है वो साधारण, और हर साल जो बराबर मिलता है वो साधारण। तो केवल मूलधन पर 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, और क्या हर साल बराबर है? बिल्कुल है सर, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। तो अगर मैं 3 साल के साधारण ब्याज की बात करता हूं, बच्चे अगर मैं आपसे ये समय को 3 साल कर दो, अगर मैं 3 साल के साधारण ब्याज की बात करता हूं तो जल्दी से मुझे बता दो कितना होगा। 3 साल का साधारण, सर जो पैसा केवल मूलधन पर कैलकुलेट हुआ वही मेरा साधारण होगा, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज हो गया जी 300 रुपए 3 साल का। अगर मैं आपसे पूछूंगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना भैया, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये सब जितना भी पैसा आप देख रहे हो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। अगर मैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछता हूं, आप कहोगे 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 300, 10, 10, 10, 30 और 1 रुपया, कितना हो गया? 331 रुपए। कितना हो गया बच्चा? 331 रुपए हो गया जी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं 2 साल की बात करता हूं, अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज आपसे पूछता हूं, ये तो मैंने 3 साल का यहां पे लिख दिया, तो केवल 2 साल का साधारण ब्याज बताना, केवल 2 साल का। आप कहोगे 2 साल का साधारण 100 रुपया, 100 रुपया, जो केवल मूलधन पर मिला, यानी कि 2 साल का साधारण हो गया 200 रुपया। अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर केवल तीसरे साल को नहीं लेना, केवल 2 साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि हो जाएगा 100 रुपए, 100 रुपए, 200, और ये वाला 10 रुपया, यानी कि 210 रुपया। क्या आपने एक चीज यहां पर नोटिस की कि चाहे मैं 3 साल की बात करूं, चाहे मैं 3 साल की बात करूं, चाहे मैं 2 साल की बात करूं, जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण से ज्यादा हो रहा है। जब आपने 2 साल का साधारण देखा 200 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि देखा 210, और ये बात तो प्रैक्टिकल है भाई, समझदार लोगों के लिए काफी है ये समझने के लिए कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, और साधारण तो केवल मूलधन पर मिलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा, सीआई हमेशा बड़ा होगा एसआई से, बस फर्स्ट ईयर को छोड़ के। फर्स्ट ईयर का सीआई एसआई बराबर होगा, बाकी सीआई एसआई से बड़ा होगा। 3 साल का साधारण 300, 3 साल का चक्रवृद्धि 331। तो क्या यहां भी सीआई बड़ा है एसआई से? बिल्कुल बड़ा है सर, और यही बात मैं आपको समझाना चाहता था इसके माध्यम से।
अब आप चौथी साल पे जाओगे, पांचवी पे जाओगे, छठी पे जाओगे, आप खुद सोचो कि आपकी जो डेफिनेशन है वो कितनी टिपिकल हो जाएगी, कितनी टिपिकल हो जाएगी जब आप पांचवी छठी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एग्जामिनर आपसे 3 साल या मैक्स टू मैक्स 4 साल, 4 साल से ऊपर का ब्याज आपसे वो नहीं पूछता है। पूछता है तो कुछ ट्रिक से पूछता है, जिससे आप काटापीटी करके 2-3 साल तक ही आ जाओ। तो एग्जामिनर, जैसे हमने साधारण ब्याज में तो 20-20 साल का भी ब्याज निकाला, साधारण ब्याज में था ही क्या, हम सीधी ब्याज की दर को समय से गुणा करते थे। भाई मान लो रेट है 5%, समय 20 साल है, तो ब्याज कितना हो गया, 20×5 100%। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि रेट 20 साल का पूछ सॉरी समय 20 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो क्या करेंगे जी, वो नहीं पूछेगा। एग्जामिनर भी जानता है कि 20 साल का ब्याज को ऐसे कैलकुलेट करना संभव नहीं है, ऐसे संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो दिमाग में अगर आ रहा हो तो निकाल देना, मैक्सिमम 3 साल या 4 साल का ही आपसे पूछता है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, 3 साल पे कैलकुलेशन यहां बढ़ गई, 4 साल पे यहां तक आ जाएगी, 5 साल पे और कितनी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी, खुद सोचो आप। 321 क्यों होगा, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 300, ये वाला 10 रुपया, ये वाला 10 रुपया, ये वाला 10 रुपया और ये एक, जोड़ना सबको जो गोले में है, 331 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट मैंने अभी जो आपको समझाया बच्चे, ये तो डिफरेंस था कि 3 साल का 2 साल का SI CI, या फिर ये डिफरेंस था, ये डेफिनेशन थी कि क्यों CI SI से अलग होता है, किस प्रकार होता है, मतलब सारी चीजें मैंने आपको समझाई कि CI SI से बड़ा होगा, CI का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज होगा। सवालों को इस तरीके से नहीं करेंगे हम, सवालों को करने के तरीके तो मैं अब बताऊंगा आपको, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था कि CI होता क्या है। अब हम चलते हैं कि CI को कैलकुलेट कैसे करना है। सर सर ये तो हम समझ गए कि CI क्या है, क्यों SI से अलग है, कितना अलग है, कैसे अलग है, सब कुछ समझ गए। सर अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा तो अल्टीमेट गोल एग्जाम में क्वेश्चन को करना है और कम समय में करना है। तो अब बात आती है CI के डर से। मैंने बोला था ना कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं CI से, क्यों डरते हैं समझना। दरअसल बहुत सारे टीचर को मैंने देखा है, वो CI का एक ही मेथड लेकर चलते हैं। मान लो उन्होंने रेशियो मेथड पढ़ाया बच्चों को, तो फिर वो टीचर कोशिश करते हैं कि रेशियो मेथड से ही सारे सवाल कराएं। मान लो उन्होंने बच्चों को फॉर्मूला मेथड पढ़ाया, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि सारा क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से ही कराएं। मान लो उन्होंने GR पढ़ाया, गोल्डन रेशियो, तो फिर वो सारा का सारा क्वेश्चन ही GR से करना चाहते हैं या करवाते हैं बच्चों को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ टीचर्स का ये मानना है कि भाई एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, दूसरा पढ़ाया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैं कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन करूं। अरे भाई समझाने के लिए टीचर है ना, आपकी यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के दिमाग में ये बात फिट करना कि सवाल जैसे ही आए आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कौन से मेथड से होगा। अब मैं किस तरीके से कराऊंगा वो सुनना। मैं आपको तीनों मेथड पढ़ाऊंगा, मैं आपको रेशियो मेथड भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा और मैं आपको गोल्डन रेशियो भी पढ़ाऊंगा, तीनों मेथड। और आप भरोसा करो, आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत पहचान जाओगे इसे कौन से मेथड से करना है, कम समय में। वो तो किसी भी मेथड से जाएगा, तीनों में से हर सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट का हर क्वेश्चन मैं जो तीनों मेथड कराऊंगा किसी भी से भी हो जाएगा। लेकिन आप ये डिसाइड कर लोगे कि कम समय में और आसान तरीके से कौन से मेथड से होगा। उसके लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं, तीनों मेथड को पैरेलली मैं आपको समझाता हूं, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। 3 में से 2 मेथड आप पढ़ चुके हो पहले ही। भाई रेशियो मेथड आप पढ़ चुके हो, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो परसेंटेज में, तो वो 2 फॉर्मूले और रेशियो वाले मेथड तो वही है। एक तीसरा जुड़ेगा भाई, गोल्डन रेशियो, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं तीनों फॉर्मूले की, सॉरी तीनों मेथड्स की। तो बेसिकली 3 मेथड हैं हमारे पास, 3 कॉलम बना देता हूं मैं, तीनों को यहीं पे आपको मैं समझा देता हूं, या तीनों में जो चीज यूज होंगी और कब कौन सा मेथड यूज करना है ये भी मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहला मेथड है हमारा रेशियो मेथड। अच्छा आप लोग ही बताओ मुझे, रेशियो मेथड कब यूज करते हैं हम? देखो अगर आप सीरियसली बच्चे पढ़ रहे होगे तो आप मुझे बता दोगे रेशियो मेथड कब यूज करते हैं और फॉर्मूला मेथड कब यूज करते हैं। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था डिफरेंस। रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड कब यूज, रेशियो मेथड कब यूज करते हैं सर? जब हमारा परसेंटेज ऐसा हो, हमारा परसेंटेज ऐसा हो, निशांत एक आईडी भेजी है मैंने तुझे 70405993, इस बच्चे का कोर्स डीएक्टिवेट कर देना। सारे रोजगार विद अंकित पे जितने भी कोर्स इसके चल रहे हो सबको डीएक्टिवेट। शायद ओमकार नाम है। चलिए मैंने क्या बोला, रेशियो मेथड हम कब यूज करते हैं बच्चे? रेशियो मेथड हम यूज करते हैं जहां पर हमारे परसेंटेज ऐसे हो जिनके फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान हो, जिनके फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान हो। लाइक 10% 1/10, 20% 1/5, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% 1/6, 14 सही 2/7% 1/7। तो अगर परसेंटेज ऐसे हो, सपोज अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो मूलधन है ना बच्चा, वो मेरा जो मूलधन है वो 4,000 रुपया है। कितना है? 4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है और समय जो है वो 2 साल है। समय कितना है? 2 साल। तो आपसे कहेगा बताइए अमाउंट कितना होगा, बताइए जरा अमाउंट कितना होगा। आप कहेंगे कि सर 5% का फ्रैक्शन बना लो सबसे पहले। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। कितना होगा 5% का फ्रैक्शन? 1/20। तो भैया पहली साल अगर मेरा मूलधन 20 रुपए है तो 1 रुपए का ब्याज बनेगा और मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 रुपया। पहली साल अगर मेरा मूलधन 20 रुपया है तो 1 साल का 1 रुपया का ब्याज अमाउंट हो जाएगा 21 रुपया। अमाउंट हो जाएगा 21 रुपया। और समय कितना दिया हुआ है? 2 साल। तो 2 बार 20 से 21 करना है टोटल। टोटल 2 बार 20 से 21 करना है। मल्टीप्लाई कर दो 400 और मल्टीप्लाई कर दो 441। अब बच्चे जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अमाउंट, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और जो दोनों का डिफरेंस होता है मेरे भाई कितना? 41, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, वेरी गुड। अब यहां पर जरा मुझे बताना कि भैया मूलधन कितना है? 4,000। तो 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 4,000 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? पूरा 10 बार कटेगा। तो 441 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 441 गुणा 10, यानी कि ये हो जाएगा 4400। किसके बराबर होगा? 4410। अब अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, आप कहोगे 1 यूनिट 10, तो 41 यूनिट का मतलब आएगा 41 गुणा 10 यानी कि 410। ये है हमारा रेशियो मेथड। अब बच्चे रेशियो मेथड आपने देखा। अब आप कहेंगे कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस कदर हो, जैसे 2%, 3%, 4%, 7%, 11%, तो क्या फिर हम रेशियो मेथड से जाएंगे? ये रेशियो मेथड तो उन परसेंटेज के लिए है, मान लो 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया, 14 सही 2/7% हो गया, 33 सही 1/3% हो गया, 37.5% हो गया।
इस तरह के परसेंट अगर हैं जिनके फ्रैक्शन हमने परसेंटेज में पढ़े, वहां तो हम यूज करेंगे रेशियो मेथड। लेकिन मान लो अगर परसेंटेज आ गया 2%, 3%, 6%, 1%, 1%, तो क्या फिर हम यहां रेशियो भाई कर तो लेंगे। आप खुद सोचो कि रेट मान लो 3% आ गया, तो 3% का फ्रैक्शन होता है 3/100। तो पहली साल 100 से 103, फिर दूसरे साल 100 से 103। तो क्या मैं 103 और 103 की मल्टीप्लाई करता फिरूंगा? बोलो, क्या मैं 103 की मल्टीप्लाई करता फिरूंगा? नहीं सर। फिर उसके सॉल्व, अब यही रीजन है कि कुछ बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट टफ लगता है, क्योंकि उन्होंने केवल रेशियो मेथड ही पढ़ा। अब चाहे फ्रैक्शन कोई भी आ जाए, वो इसी मेथड को 103 से 103 गुणा करते रहेंगे और कहेंगे यार बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई कंपाउंड में तो। लेकिन हमने वो तरीका सीखा ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं क्या कुछ और तरीका है कि हमें इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ना करनी पड़े। तो फिर हमारे दिमाग में आया फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड यानी कि अगर मान लो आपके पास 2 साल का ब्याज है, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास A% की वृद्धि और B% की वृद्धि है, परसेंटेज में आपने पढ़ा A% की वृद्धि और B% की वृद्धि क्रमागत सक्सेसिव रूप से, तो भैया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A+B प्लस A गुणा B/100। क्या मैंने आपको जब ये लिखवाया था फॉर्मूला, मैंने वहां साइड में लिखा था क्या नीचे? मुझे याद नहीं है, मुझे याद दिलाओ। क्या मैंने उसके नीचे लिखा था कि ये फॉर्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करेंगे? मैं लिखता तो हूं, शायद लिखा होगा मैंने कि जब 3 फॉर्मूले ऐसे कॉलम बना के लिखवाए थे मैंने, A% की वृद्धि, B% की वृद्धि, A की कमी, B की कमी, एक वृद्धि दूसरी कमी। तो कमी के नीचे मैं लिखता हूं कि ये डिस्काउंट में काम आएगा, और वृद्धि के नीचे लिखता हूं मैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा। लिखवाया था, हाँ, यस, वेरी गुड, आप पढ़ रहे हो मतलब। तो वहां पर मैंने बोला था कि जब भी दो वृद्धि होती है सक्सेसिव, तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब भी क्या है कि मान लो मैंने आपसे कहा, फॉर सपोज मैंने आपसे कहा कि मूलधन मेरा 10,000 रुपया है, सपोज दैट। मैंने कहा रेट जो है मेरा 3% है और समय 2 साल है, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करो, क्या मैं इसे रेशियो मेथड से जाऊं तो आसान रहेगा? क्या मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं रेशियो मेथड से जाता हूं, ये 3% का रेट है, तो क्या मैं 100 से 103, 100 से 103 जाऊं और फिर 103 की 103 में गुणा करूं? नहीं सर, रेशियो मेथड यहां फेल हो गया। फेल नहीं हुआ मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि हम इस मेथड से जा सकें। तो फिर आ गए हम अपने इस मेथड के ऊपर कि भैया रेट 3% है, समय 2 साल है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A+B+A गुणा B/100। अब यहां पर A की वैल्यू भी 3 होगी और B की वैल्यू भी 3 होगी, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है? 3%, और हर साल 3% ही रहेगी। क्या रहेगी? हर साल 3% रहेगी। पहली साल भी 3%, दूसरे साल भी 3%। तो भैया 2 साल की उसने बात करी है, तो 2 साल का कंपाउंड कितना होगा बच्चा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा A+B+A गुणा B/100। तो कितना होगा? 3 और 3 6, 9/100, यानी कि 6.09%। कितना होगा बच्चा? 6.09%। बस उठाकर ये परसेंट निकाल दो मूलधन का, मूलधन का ये वाला परसेंट निकाल दो, तो CI कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6.09, या फिर 10,000 का 6.09% निकालना है जी। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगी, 4 जीरो से 4 जीरो गया, आपका जवाब आ गया 609 रुपया। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अब अगर आप इस तरीके से करते तो फिर 103 103 करते रहते मल्टीप्लाई। आपने तुरंत दिमाग में समझा कि यार ये 3% रेट है, रेशियो से टिपिकल हो जाएगा, हम जाएंगे इस मेथड से, 609 रुपए बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सर अगर 3 साल की बात हो, तो
तो 3 साल में आप वही लगाएंगे। भाई मान लो रेट हमारा सपोज दैट 5 या रेट हमारा मान लो 6% है और समय 3 साल है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, 3 साल के लिए 6%, 6% और 6% है सपोज, तो पहले 2 साल वाला फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, 2 साल वाला फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, फिर यहां से जो मिलेगा उसे फिर तीसरे के साथ लगाएंगे। अब मेरी बात सुनना बड़े गौर से, मेरी बात बड़े गौर से सुनना बच्चे। चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, दरअसल कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नहीं, कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ फिक्स नंबर हैं जिनके ऊपर 2 साल का ब्याज, जिनके ऊपर 3 साल का ब्याज, जिनके ऊपर 4 साल का ब्याज वो हर बार पूछता है। कुछ लिमिटेड है, यानी कि अगर मैं एसएससी के पूरे पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड अगर आपसे पूछूं, अगर आपको बताऊं सॉरी, तो 90% क्वेश्चन, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, चाहे जीडी, चाहे फेज वाले एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, एसएससी के 90% क्वेश्चन उन्हीं 2025 तक का अपडेट दे रहा हूं मैं आपको, 2010 से लेकर 15 साल का 25 जो लेटेस्ट हुआ है, कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। कुछ लिमिटेड, मान लो आपसे कह देगा कि भाई रेट 10% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे क्या हर बार? जब आपको पता है कि 10% एक इंपोर्टेंट परसेंटेज है, जिसका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बहुत बार एसएससी ने पूछा। मान लो आपसे कहेगा कि रेट 5% है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5%, 5%, 5%, पहले ये वाला फॉर्मूला इन दोनों पे लगाओगे, फिर यहां से जो मिलेगा उसको इसके साथ लगाओगे। ये तो हमने परसेंटेज में भी सीखा, लेकिन क्या हमें पता है कि 5% एक इंपोर्टेंट परसेंटेज है, और सर ने बोल दिया कि 90% क्वेश्चन कुछ लिमिटेड, चाहे 10% हो, 5% हो, 20% हो, 8% हो, 2% हो, 3% हो, यही कुछ 8-10 लिमिटेड परसेंटेज हैं जिनसे सवाल बनते हैं। तो क्यों ना हम उनके डायरेक्ट वैल्यू को याद कर लें, क्यों ना हम उनकी डायरेक्ट वैल्यू को याद कर लें। एक बच्चा कह रहा है सर अब एडिक्यूटी करा रहा है, भाई 2025 मैंने इसलिए तो बोला, 2025 में तो एडिक्यूटी ने कराए हैं ना पेपर, वहां भी वही परसेंटेज रिपीट हुए हैं। एडिक्यूटी कोई नया बाहर विदेशी या दूसरे ग्रह से नहीं आया, वो भी यहीं से है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, आप A4 शीट लेंगे या एक कॉपी का पेज, बड़ा सा पेज निकालेंगे, उसमें बहुत छोटा छोटा लाइन खींचेंगे, और जो मैं लिखवा रहा हूं उनको एज इट इज लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देंगे। मेरी भी स्टडी टेबल के सामने आज तक चिपका हुआ है, हालांकि मुझे महीनों हो जाते हैं, महीनों क्या 2-2 3-3 महीने में मैं गांव जाता हूं, तो मेरा स्टडी रूम ऐसा ही है आज भी, जैसा जब मैं पढ़ता था उस टाइम था। आज भी वही चीज़, सेम चीज़ चिपकी हुई है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें जो चिपकी हुई हैं वो चिपका होना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो डिजिट रह सकें कि अगर रेट 10% है तो 2 साल का सीआई, रेट 10% है 3 साल का, रेट 10% है 4 साल का कितना होगा, रेट 5% है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर टेबल है, आपको हर बार ये फॉर्मूला लगाकर इस तरह का परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूं वो टेबल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट अगर 10% है और रेट अगर 5% है। आपके दिमाग में हो सकता है कि सर इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी, भाई हो जाएंगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैं भी आपके साथ क्वेश्चन कराऊंगा और मैं हर बार आपको याद दिलाऊंगा कि इतने का इतना परसेंट ये होता है। आप खुद भी याद करोगे, स्टडी टेबल के सामने चिपका रहेगा, रोज देखोगे, एक बार 2 बार, तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रेट अगर 10% है, क्या बचा, रेट अगर आपका 10% है, तो रेट अगर 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21%। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो आप, इसका एप्लीकेशन में अलाउड नहीं है। रेट अगर 10% है
तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। कैसे आया? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। लगाओ। आप कहेंगे सर रेट अगर 10% है तो ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगा दो। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो 21% आएगा। 2 साल का साधारण तो 20% होगा भाई। 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%। 2 साल का कितना? 20%। और इन दोनों का डिफरेंस 21 में से 20 घटा दो, 1 आ गया। अगर मैं 3 साल की बात करता हूं, रेट 10% है, रेट 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1%। घबराओ मत, ये मत सोचो कैसे याद होगा, ये तो बहुत सारा है सर। बिल्कुल आप न्यूट्रल हो जाओ, इतने आगे की सोचो मत, जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर फोकस करो। याद भी होगा, इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, आपकी टेंशन मत लो। 3 साल का कंपाउंड कितना है? 33.1। रेट अगर 10% है, कैसे आया? आप 10%, 10%, 10% लिखो। इन दोनों पे a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगाओ। यहां से जो मिले उसे तीसरे के साथ लगाओ। 3 साल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अगर रेट 10% है तो 3 साल का साधारण 10 गुणा 3 30% होगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3.1। बच्चे रेट अगर 10% है तो 4 साल का कितना हो गया? 46.41%। 46.41%। और 4 साल का साधारण 40%। डिफरेंस इसमें से घटा दो 6.41%। ये जो 2 साल का सीआई 21%, 33.1%, 46.41%, ये गोल्डन रेशियो में भी देखने को मिलेंगी डिजिट, आपको याद रखना। गोल्डन रेशियो जब जीआर पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये तीनों डिजिट आपको देखने को मिलेंगी। 21%, 33.1 और 46.41। गोल्डन रेशियो पूरा काम ही इन डिजिट के ऊपर करता है, अभी आएंगे हम उसके ऊपर। ऐसे ही रेट अगर 5% है तो 2 साल का सीआई 10.25, एसआई तो सीधा 2 से गुणा कर दो 10%, डिफरेंस इसमें से ये घटा दो। 3 साल का सीआई 15.7625%। 3 साल का एसआई 5 और डिफरेंस आ गया ये। 4 साल का सीआई होता है 21.55%। 4 साल का एसआई 5 को 20%, सीधा 4 से गुणा कर दो और डिफरेंस इसमें से ये घटा दो, ये डिफरेंस होगा। ठीक है, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ याद करो ना करो, इन दोनों को तो आपने याद करना ही है। याद करना मतलब इनको A4 शीट में लिखो और 2-3 बार रिवीजन करेंगे। क्वेश्चंस में भी ये बार बार आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और हैं, जरा इनको देखेंगे। बॉक्स में बंद कर दिया मैंने कि रेट अगर 20% है तो 2 साल का सीआई कितना है? 44%। ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। 2 साल का साधारण हो जाएगा 20 दूनी 40% और डिफरेंस के लिए घटा दो। 3 साल का कंपाउंड होगा 72.8। 3 साल का साधारण 20 तिया 60, 3 से गुणा कर दो और डिफरेंस इसमें से ये घटा दो। रेट अगर 15% है तो 2 साल का सीआई 32.25, 2 साल का एसआई सीधा 15 दूनी 30 और डिफरेंस आएगा इसमें से ये घटा दो 2.25। 15% है तो 3 साल का सीआई इतना, एसआई इतना, डिफरेंस इसमें से घटा दोगे 7.08। 3 साल तक याद करने की जरूरत नहीं है 15% का, फिर भी आप लिख लो। रेट अगर 2% है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। रेट अगर 2% है बच्चा तो आप 2 साल का सीआई कहोगे 4.04। क्या कहोगे? 4.04। 2 साल का एसआई 4%, डिफरेंस इसमें से घटा दो। 3 साल का सीआई 6.1208। ये डिजिट कुछ ऐसी आपको दिख रही होंगी, आपको इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, और ये कैसे याद होंगी? गुरुजी तो कह रहे हैं कि याद कर लो, ऐसे कैसे होंगी? मैंने कहा ना, उतने आगे की मत सोचो, जो मैं बोर्ड पे लिख कह रहा हूं बस उस पे ध्यान दो। अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही, बस। आगे कैसे याद करना है, क्या तरीका है, अभी पूरा चैप्टर बाकी है, करेंगे याद, क्यों टेंशन लेते हो? तो 3 साल का सीआई 6.1208। नहीं भी करोगे, गोल्डन रेशियो बचा है ना, अभी अभी गोल्डन रेशियो बचा है, वो भी किस काम आएगा? जो बच्चे इनको याद नहीं कर पाएंगे उनके लिए गोल्डन रेशियो है, क्या टेंशन लेते हो?
3 साल का SI 6% और डिफरेंस इसमें से ये घटा दो 0.1208% हो गया। ठीक है, एक और है लास्ट, बस इसको और देख लो कि रेट अगर 3% है, छोटे छोटे इंपोर्टेंट हैं, 2% हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इनको हम रेशियो मेथड से थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो रेट अगर 3% है तो 2 साल का 6.09, देखो हमने निकाला था ना 6.09, ये रहा। तो ये वाला 6.09% मैंने यहां पर दे दिया कि रेट अगर 3% है तो 2 साल का 6.09, SI 6% और डिफरेंस घटा दो। 3 साल का 9.2727, SI 9%, डिफरेंस घटा दो। रेट अगर 4% है तो 2 साल का SI डिफरेंस घटा दो। 3 साल का 12.4864, SI इतना, डिफरेंस घटा दो। ये 12% का है कि 2 साल का होता है 25.44%, SI 24% और डिफरेंस के लिए घटा दो। भाई हर चीज को कैलकुलेट करके बताऊंगा तो फायदा नहीं है फिर मुझे समझाने का। रेट अगर 12% है तो 2 साल का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो 12 प्लस 12 गुणा 12 बटे 100, तो 12 और 12 24, प्लस 12 बारिया में 144 बटे 100, तो 24 प्लस 1.44 कितना आ गया, 25.44। भाई वही तो लिखा हुआ है। हर बार मतलब हर डिजिट पे मैं ये सवाल सॉल्व करूं तो फिर तो 2 क्लास तो इसी में लग जाएंगी। तो कुछ काम अपने लिए भी रखो ना, आप अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना इनको कैसे बने ये। 3 साल का होगा आपका 40.49%, SI 36%, सीधा 12×36 और डिफरेंस घटा दो। 8% अगर रेट है तो 2 साल का इतना, 3 साल का इतना। ठीक है, तो ये सब आप लिखना, और जो लोग इस तरीके से जाना चाहते हैं उनको तो ये याद होना चाहिए। अब कुछ लोग परेशान हो गए, सर इतना सारा है, ऐसे अचंभित हो गए, ऐसे आंखें करके देख रहे हैं, इतना सारा कौन याद करेगा। भाई उसके लिए फिर मेरे पास एक तीसरा मेथड तैयार है। मैंने बोला ना आपको कि अगर आप रेशियो मेथड में ऐसे परसेंटेज आ जाएं तो कूद के आ जाओ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला मेथड में आप अगर परेशान हो जाओ, आप समझो कि यार फॉर्मूले में तो रेट 5% है, मैं तो भूल गया 3 साल का कितना होता है, भूल जाओ। तो फिर आ जाओ आप तीसरे मेथड पे जिसका नाम है GR मेथड। क्या नाम है बच्चे, GR। जब आप फॉर्मूला मेथड को रिजेक्ट कर दो, फॉर्मूला मेथड को रिजेक्ट करने का मतलब है कि आप भूल जाओ, या फिर आपको लगे कि यार फॉर्मूला से 3 साल का 4 साल का कैसे निकालूं मैं। मान लो रेट आ गया 4% और समय 4 साल है, तो कैसे आप फॉर्मूला लगाओगे 4 साल पे 4 का। हमने लिखवाया भी नहीं है 4 साल का, तो मैंने 3 साल तक लिखवाया है बस। 4% का तो 12.4864, 4 साल को तो नहीं लिखवाया मैंने 4% का। ऐसे अगर आपके दिमाग में है, या फिर ये भी रहे कि रेट 4% है, 3 साल का मेरे दिमाग में ही नहीं है, मैं तो भूल गया या मैंने याद ही नहीं किया, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर तीसरा मेथड सबका तोड़ है, GR मेथड। सबका तोड़ क्या आ गया, GR, जिसका नाम है गोल्डन रेशियो। कुछ रेशियोज हैं जिनको दिमाग में रखना है आपने, वो रख लो। हर सवाल का तोड़ आपको यहां मिल जाएगा, लगभग लगभग हर सवाल का तोड़ आपको इस गोल्डन रेशियो में मिल जाएगा, जहां फॉर्मूले से जो इन टेबल्स को देखकर जिनके दिमाग में गुस्सा उत्पन्न हुआ होगा, वो बच्चे यहां पर रिलैक्स हो जाएंगे कि वाह कुछ तो चलो रिलैक्स हुआ। इसीलिए मैंने तीनों मेथड कराए। कुछ टीचर्स क्या होते हैं, वो केवल गोल्डन ये फॉर्मूला मेथड पढ़ाते हैं, बच्चे पागल हो जाते हैं टेबल्स को याद करते करते, जो मैंने दिखाई आपको 3 साल का 4 साल का लगे हुए हैं याद करने। तो फिर वो लगेगा बच्चों को यार ये सब याद करेंगे, फिर इनकी कैलकुलेशन करेंगे, बहुत टफ है CI। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि CI टफ क्यों लगता है। यहां बच्चों को टफ लगा, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला टफ लगा, हमने GR पढ़ लिया। अब GR क्या होता है बच्चे, कि आपको कुछ रेशियोज हैं जो दिमाग में रखने हैं, बस फिलहाल के लिए वो देख लो कि अगर मैं आपसे 2 साल का GR पूछूं, 2 साल का गोल्डन रेशियो पूछूं, तो मैंने अभी आपको 10% के बारे में बोला था ना, ये वाली कि 10% का 21, 2 साल का
3 साल का 33.1, 4 साल का 46.41। इसी का यूज हम यहाँ पे मतलब इसी की डिजिट का ही गोल्डन रेशियो बनता है कि अगर मैं 2 साल का जीआर पूछूं, केवल 10% नहीं, हर परसेंट के लिए, ये मत कहना कि सर केवल 10% का ही होगा क्या ना, हर परसेंट, कोई भी परसेंट हो, हर परसेंट के लिए 2 साल का जीआर का रेशियो होगा 2:1। कैसे कैलकुलेशन होती है सिखाऊंगा अभी आपको मैं। 3 साल का जीआर होता है बच्चे, 3 साल का जीआर होता है 3, 3 और 1। भाई 33.1 था, ये 21 था। 4 साल का जीआर होता है, 4 साल का जीआर होता है 46.41% था ना, तो 4641%, 4641%। और 5 साल का हालांकि पूछा नहीं गया आज तक भी, एक आध बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी 5 साल का जीआर आप लिख लो। 5 साल का जीआर का रेशियो होता है 5, 10, 10, 5, 1। ये बहुत रेयर पूछा गया है, पूछा नहीं जाएगा आपके जीडी में, तो पूछा ही नहीं जाएगा आपके जीडी में, लास्ट यहीं तक हो जाएगा 4 तक। लेकिन फिर भी आप दिमाग में रख लो कि 2 साल का जीआर 2:1, ये तो याद कर सकते हो। उतनी सारी टेबल मैंने आपको लिखवाई, उनको याद नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो। अब मत कहना सर ये भी याद नहीं होगा। 2 साल का जीआर 2:1, 3 साल का जीआर 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10, 5:1। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो इसका एग्जाम्पल देख लिया, इसका देख लिया, अब हम जीआर का एग्जाम्पल देखते हैं। जीआर का एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास जो है मूलधन, सपोज मेरे पास 8,000 रुपया मूलधन है, रेट मेरे पास 10% है, और समय जो है मेरे पास 3 साल है। समय जो है मेरे पास 3 साल है, और 3 साल का सीआई बताना है हमें क्या होगा। अब हालांकि रेट कुछ ऐसा है 10%, आप इसे रेशियो मेथड से भी जा सकते हो, फॉर्मूला से भी मैंने कहा कि 10% और 5% का तो आपको याद होना ही चाहिए, 10% 5% का तो याद होना ही चाहिए। तो भाई फिर आप कोई से मेथड से जा सकते हो, लेकिन मुझे बताना है आपको जीआर मेथड। जीआर मेथड, तो मैं जीआर मेथड कहूंगा कि 3 साल का समय है, और 3 साल का जीआर कितना होता है बच्चा, 3 साल का जीआर अभी अभी हमने लिखा कितना, 3 साल का जीआर होता है 3:3:1। लिखेंगे यहां पर रेशियो 3:3:1। अब हमेशा याद रखना, जब भी मैं जीआर मेथड से यानी कि गोल्डन रेशियो से सवाल कर रहा हूंगा, तो मेरे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होना जरूरी है। मेरे पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, 8,000 यहां लिख दो। मूलधन कितना है मेरे पास 8,000, ये होना जरूरी है जीआर मेथड से जब मैं जा रहा होऊंगा तो भैया 8,000 का कितना परसेंट रेट है, 10%, बताओ कितना होगा। 8,000 का 10% निकालोगे, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 800। इस 800 का भी 10% कितना होगा, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 80। और इस 80 का भी 10% कितना होगा, जो रेट दिया हुआ है ना वही निकालते चले जाओ। भाई मूलधन दिया हुआ था 8,000, मैंने कहा अगर मैं जीआर मेथड से जा रहा हूं तो मेरे पास मूलधन होना बहुत जरूरी है, वहीं से शुरुआत होती है। तो मूलधन 8,000 है, उसका 10% जो रेट दिया हुआ है 800, 800 का 10% 80, 80 का 10%, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया 8। अब क्या करना है, आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है रेशियो से, जो रेशियो आपको दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 2400, 8 × 24 240, और 8 एकम 8। और जब आपने मल्टीप्लाई किया उसके बाद जोड़ दो, कितना आया भैया, यह आया 24 और 2 26, यानी कि 2648। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इतना सा काम आपने करना है जीआर मेथड में, इतना सा काम बचा आपने करना है बस। एक और एग्जांपल कराऊं, एक और एग्जांपल कराता हूं कि मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है, सपोज दैट 25,000,
रेट मेरे पास कितना है 5%, समय मेरे पास कितना है 2 साल, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, आप रेशियो मेथड से चले जाओ, आप फॉर्मूले से चले जाओ, किसी पे से चले जाओ आप, तो आप कहोगे कि सर 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का जीआर होता है, 2 साल का जीआर होता है 2:1। कितना होता है बच्चा? 2:1। और मैंने कहा जब भी मैं जीआर मेथड से जा रहा हूं तो मेरे पास मूलधन होना बहुत जरूरी है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 25,000। मूलधन नहीं दिया हुआ उसका भी बताऊंगा, रुको थोड़ी देर तसल्ली रखो भाई। इसका 5% निकाल दो, इसका 10% कितना होगा? 25,000 का 10%, पीछे से एक संख्या पे हटा दो तो 2500 बचेगा। 2500 10% है, हमें 5% बताना है, तो 2500 का आधा कर दो 1250। आपके पास रफ कॉपी है, आप 2500 का 5% ऐसे भी निकाल लो। 25 पंजे 25,000 का 250 गुणा 5 यानी कि 1250। अब 1250 का भी 5%, भाई 10% कितना होगा? 125, और 125 का भी आधा 62.5, और इस रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1250 दूनी 2 यानी कि 2500 प्लस 62.5, कितना आ गया? 2562.5। 2562.5 बिल्कुल सही है, ये हो गया आपका। अब आप कहेंगे कि सर अगर किसी क्वेश्चन में हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ना दे, किसी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल ना दे तो क्या करेंगे? तो भाई साहब फिर हम, जैसे मान लो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज दैट 16 सही 2/3%, सपोज दैट ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 260 रुपया, और समय दे दिया 2 साल, आपसे कहा बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। अब यहां मूलधन गायब कर दिया, और मैंने आपसे कहा कि अगर आप जीआर मेथड से जा रहे हो आपको तो मूलधन की जरूरत पड़नी चाहिए भैया। सबसे पहले क्या करो, आपको पता है समय 2 साल है, तो 2 साल का जीआर, 2 साल का जीआर होता है बच्चा 2:1। कितना होता है मेरे भाई? 2 साल का जीआर होता है आपका 2:1। आपने लिखा। अब मैंने कहा कि यार जीआर से आप जा रहे हो तो प्रिंसिपल होना जरूरी है, प्रिंसिपल तो है ही नहीं, तो निकालना है, वो तो हमें निकालना है मूलधन। तो फिर क्या करेंगे? प्रिंसिपल को कुछ मानकर चलेंगे हम क्या करेंगे बच्चे? हम प्रिंसिपल को कुछ मानकर चलेंगे। जैसे आपको रेट दिया हुआ है 16 सही 2/3, आप क्या करो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बताओ मुझे क्या होगा? सर 1/6 होगा। कितना होगा? 16 सही 2/3% का 1/6 होगा। आपको मूलधन कुछ मानना है, और वो क्या मानना है वो बता रहा हूं, जरा देखना। आपका जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन बना लो 1/6, और इसका जो डिनोमिनेटर जो हर है, जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है उसको लिखो, और उसकी पावर जितना समय दिया हुआ है वो लगा दो। जितना भी समय आपको दिया हुआ है वो लगा दो, पावर किसकी? जो आपने इसका फ्रैक्शन बनाया उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि हर, उस हर की पावर जो समय दिया हुआ है वो लगा दो, और मान लो वही मूलधन है। ये मान के चल रहा हूं मैं, ये आया नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं। और यहां पर अगर मैं कहूंगा कि ये 36, अब शुरुआत यहां से होगी, यहां मूलधन 36 से शुरुआत होगी, और इसका 16 सही 2/3 यानी कि 1/6 निकालना है। भाई 16 सही 2/3% यानी कि 1/6, 1/6। अब इसका 36 का 1/6 कितना होता है? 6। भाई 6×6 = 36, और 6 का भी 1/6 निकाल दो, 6 से 6 कटेगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6×2 = 12, और मल्टीप्लाई कर दो, 1 एकम 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 12 और 1 13।
ये तो 13 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, और मुझे कितना दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 260। तो मेरे भाई क्या मैं बोल सकता हूं कि 13 यूनिट की वैल्यू 260 होगी? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 13 दूनी 26 यानी कि 20। तो भैया मूलधन कितना हो जाएगा? वो तो हम 36 यूनिट मान के चले थे, 36 गुणा 20 यानी कि 720 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा बच्चा? 720 रुपया। ओके, वेरी गुड। चलिए अब इनमें एक चीज और थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो 3 साल का कंपाउंड यहां पर आपको 2648 मिला, आपसे अगर कहेगा 3 साल का साधारण कितना होगा, तो बच्चे याद रखना 3 साल का साधारण हमेशा ये फर्स्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला, बाकी का नहीं। ये आपका साधारण ब्याज होता है 3 साल का, यानी कि 2400 रुपए। अगर साधारण कहेगा तो गोल्डन रेशियो में जो पहले वाला टर्म होता है वो साधारण ब्याज का होता है, 8 × 2400। ये कंपाउंड। मान लो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज कितना है, तो जो पहले वाला टर्म है, यानी कि ये आपका साधारण ब्याज होगा, 12.5 गुणा 2 यानी कि 2500 रुपए साधारण है। ये आपका कंपाउंड आप तो निकाल ही रहे हो। यहां पर अगर मैं आपसे साधारण पूछूं साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज बच्चे हमारा है 12 यूनिट, तो 12 गुणा और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो साधारण ब्याज हो गया 2400 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2400 रुपए। ओके, तो ये है गोल्डन रेशियो। बाकी तो क्वेश्चन के साथ हम करते ही रहेंगे चीजों को। अब और थोड़ी सी चीजें हैं इसमें, और समझिए। ये तो हमने तीनों मेथड्स को बच्चे यहां बहुत डिटेल में देख लिया। बाकी तो हम क्वेश्चन के साथ जब चलेंगे तो हम ये डिसाइड करेंगे कि किसको रेशियो मेथड से करें, इसको फॉर्मूले से करें, या फिर इसको हम जीआर से करें। ओके, तो वहां पर मैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझाता रहूंगा कि इससे जाओ ये बेस्ट है, इससे जाओ ये बेस्ट है। अब कुछ और टेक्निकल चीजें हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता होनी चाहिए। आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत देखने को मिलेगी। भाई हम जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, 240 होगा, गड़बड़ हो गई है क्या? हाँ हाँ, जो भी है। अरे ठीक है ना बच्चा, सॉरी, ये 240 है। तो कुछ टेक्निकल टर्म आपको देखने को मिलेंगे। आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट, वहां पर केवल आपने वार्षिक दर ही पढ़ी थी, केवल एनुअल रेट पढ़ा था। हालांकि कोई फर्क पड़ता नहीं है, वहां पर हमने 15 महीने का भी पढ़ा था, 12 महीने का भी पढ़ा था, 8 महीने का भी पढ़ा था। हम सीधा क्या कर रहे थे, उस समय को 12 से डिवाइड करके वर्ष में बदल रहे थे और रेट से गुणा कर रहे थे। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ इतना था नहीं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सारा खेल बदल जाएगा। आपको जब देखने को मिलेगा ना छमाही दर, आपको देखने को मिलेगा तिमाही दर, आपको देखने को मिलेगा मासिक दर, आपको देखने को मिलेगा 8 महीने की दर, आपको देखने को मिलेगा 5 महीने की दर। तो ये चीज बड़ा आपको देखने को मिलेगी बच्चे। इसकी शुरुआत होती है वार्षिक दर से। इन सब की शुरुआत किससे होती है? इन सब की शुरुआत एनुअल रेट यानी कि वार्षिक दर। इंग्लिश वाले बच्चे एनुअल रेट लिखेंगे। वार्षिक दर का मतलब या फिर एनुअल रेट का मतलब क्या होता है? एनुअल रेट का प्लीज बच्चा ये मत लिखो, टाइम हो गया। ऐसे लिखोगे तो फिर क्लास बंद करनी पड़ेगी, मजा नहीं आएगा ऐसे। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ जीडी को, मैं हर बैच को दिल से पढ़ाता हूँ, लेकिन जीडी से मैंने शुरू में कहा मेरा स्पेशल लगाव है। और आप लोग भी अगर ऐसे कहोगे 2 मिनट पहले, अभी तो क्लास भी आपकी 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 20 मिनट की होती है, लेकिन आप 58 मिनट में ही ये कहने लगोगे। आपकी क्लास में आपने नोटिस किया होगा मैं 1 मिनट पहले आ जाता हूँ, मैं 8:59 पे आ जाता हूँ। लोग 3-3 4-4 5-5 मिनट भी लेट होते हैं। आप सोचो मैं कितना एक्साइटेड हूँ आपके लिए, लेकिन फिर आप ऐसी बातें करते हो। भाई वार्षिक दर का मतलब क्या होता है बच्चा? 12 महीने का ब्याज। 12 महीने यानी कि 1 वर्ष। भाई वार्षिक दर का मतलब है 12 महीने का ब्याज, 1 साल का ब्याज। ठीक है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? वार्षिक दर, एनुअल रेट। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कोई रेट है बच्चा, मैंने कहा 12% वार्षिक है,
रेट क्या है? 12% एनुअली। इंग्लिश वाले बच्चे वार्षिक को एनुअली लिखते रहेंगे। तो मेरे पास रेट कितना है? 12% एनुअली है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि भाई मुझे जो 12 महीने का ब्याज, एम फॉर मंथ, एम फॉर मंथ, महीने, तो मैंने कहा मेरे पास 12 महीने का ब्याज कितना है? 12%। 12 महीने का ब्याज कितना है? 12%। तो एक महीने का ब्याज कितना होगा? एक महीने का, एक महीने का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 12 से 12 कटेगा सर, 1% हो जाएगा। एक महीने का ब्याज कितना होगा? 1% हो जाएगा। अब यहां से ही सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। आपसे कुछ भी पूछ ले, तिमाही, छमाही, 5 महीने, 8 महीने, मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई भी रेट पूछ ले, आपको बस वार्षिक दर को तोड़ लिया आपने। वार्षिक दर यानी कि 12 महीने का मतलब 12%, एक महीने का मतलब 1%। तो अगर आपसे कहेगा भाई कि भैया मुझे छमाई दर चाहिए, तो छमाई दर यानी कि हाफ ईयरली रेट का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी भी क्वेश्चन में आएगा हाफ ईयरली रेट, यानी कि HYR, शॉर्ट फॉर्म में HYR बोलेंगे और हिंदी में कहते हैं छमाई दर। छमाई दर। अगर आपसे कहेगा छमाई दर यानी कि 6 महीने का ब्याज, छमाई का मतलब 6 महीने होते हैं ना, तो भैया एक महीने का ब्याज कितना है? 1%। तो छमाई दर यानी कि 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 6 गुणा 1 यानी कि 6%। तो छमाई दर कितनी हो गई? 6%। अगर वार्षिक दर 12% है तो छमाई दर 6%। आप कहेंगे सर इसे तो हम डायरेक्ट भी कर देते, 2 से डिवाइड करके। वो मैं लिखवाने वाला हूं आपको अब, कि अगर आपको वार्षिक दर दी हो और आपसे छमाई दर के बारे में बात करें, तो बच्चे याद रखना, छमाई दर का मतलब होता है वार्षिक दर, यानी कि एनुअल रेट। एनुअल रेट को 2 से डिवाइड कर दो, एनुअल रेट को 2 से डिवाइड कर दो, आपको छमाई दर मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट अगर निकालना है तो इसे याद रखें, नहीं तो फिर एक महीने का और फिर 6 महीने का, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। आपसे कहेगा एनुअल रेट को 2 से डिवाइड करो, छमाही दर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर आपसे कहेगा तिमाही दर, अब आप मुझे खुद बताओ तिमाही दर कितनी हो जाएगी बच्चा? तिमाही दर यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वार्टरली रेट। क्वार्टरली रेट, और शॉर्ट फॉर्म में क्यूआर बोलते हैं। क्यूआर, क्यूआर बोलते हैं क्वार्टरली रेट। और तीन तिमाही दर का मतलब है 3 महीने का। तो एक महीने का 1%, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 3 गुणा 1 यानी कि 3%। तो अगर तिमाही दर कहेगा तो हमारे पास आएगी बच्चा 3%। और तिमाही दर को डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। अगर आपसे कहेगा तिमाही दर, तो याद रखना एनुअल रेट को कितने से डिवाइड करना है बच्चा? एनुअल रेट को 4 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं। कुछ लोग 3 से लिख रहे हैं। एनुअल रेट को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें तिमाही दर मिलती है। क्यों सर? एक साल में कितनी तिमाही होती है भाई? अगर मैं 3-3 महीने का एक ग्रुप बना दूं तो एक साल में कितने ग्रुप बनेंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने का ग्रुप बनाओ, कितने ग्रुप बने? 4 ग्रुप, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, इसीलिए 4 से डिवाइड करते हैं। एक साल में छमाई के कितने ग्रुप बने? 6 महीना 6 महीना 2 ग्रुप बने, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आपसे कहेगा बच्चा 8 महीने की दर, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, या मासिक दर ही पूछने लगे, मासिक दर यानी कि मंथली रेट। मंथली रेट तो वो तो हम निकाल चुके हैं, एक महीने का 1%, वो तो हम निकाल चुके हैं। आपको क्या करना है? वार्षिक दर यानी कि एनुअल रेट को 12 से डिवाइड करना है। एनुअल रेट को किस से? 12 से डिवाइड करना है। अगर आपसे कहेगा 8 महीने की दर, अब आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। 8 महीने की दर, 8 महीने की दर कितनी होगी बता सकते हो मुझे? 8 महीने की, तो आपको अगर वार्षिक दर दी हुई है तो 12 महीने का 12%, एक महीने का 1%, 8 महीने का 8%। इसका फॉर्मूला याद नहीं करना, 8 महीने का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। आप कहोगे सर 8 महीने का हो जाएगा 8 गुणा 1 यानी कि 8%। मान लो आपसे कहेगा 5 महीने की दर, 5 महीने की दर बताइए।
यानी कि ब्याज को 5 महीने के हिसाब से लगा रहा है वो, हर 5 महीने में वो ब्याज लगा रहा है। तो फिर हमें 5 महीने की दर, 5 महीने का रेट चाहिए, 5 महीने का रेट चाहिए। तो भाई 1 महीने का 1%, तो 5 महीने का 5%। ये तो आप दर निकालनी सीख गए अब, चाहे वो छमाही कहे, चाहे वो तिमाही कहे, चाहे वो कुछ भी कहे, वो रेट कुछ भी दे दे, 6-10%, 12-15, कुछ भी दे दे। हाँ, पहला पॉइंट समझ गए, लास्ट पॉइंट और समझो कि अगर मान लो उसने छमाही दर बोला, सपोज दैट, अगर उसने छमाही दर यानी कि हाफ ईयरली रेट, HYR, या फिर हिंदी में अगर उसने छमाही दर बोला। अब छमाही दर का मतलब है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भैया ब्याज हर 6 महीने में लग रहा है। छमाही दर का मतलब है ब्याज हर 6 महीने में लग रहा है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि समय मेरे पास 2 साल है, समय मेरे पास 2 साल है, तो आप मुझे बताओ 2 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? समझे आप मेरे क्वेश्चन को? मैंने कहा ब्याज अगर मैं छमाही रूप से लगाता हूं, हाफ ईयरली लगाता हूं, और समय 2 साल है, तो 2 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? ये जल्दी से मुझे बता दो, लास्ट पॉइंट है, फिर मैं एंड कर दूंगा क्लास और कल से हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। बताइए सर, बंगाली में कुछ बोलिए। बंगाली में भाई मुझे ऐसा कुछ आता नहीं है, आमी तुम्ही भालो अच्छी, ये 2-3 वर्ड आते हैं बस, मूवीज वगैरह से सीख लिए। आप हिंदी सब लोग समझते हैं ना, मैं इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग, स्टेट वाइज भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं। महाराष्ट्र में तो हम लोग कोलैबोरेट कर चुके हैं विठल क्लासेस के साथ, और बाकी धीरे धीरे आपके अलग अलग स्टेट से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, धीरे धीरे हम जो वहाँ के ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिनकी रीच बहुत सारे बच्चों के साथ होगी, बहुत सारे बच्चों तक होगी, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग बहुत जल्दी आपके रीजनल लैंग्वेज में शुरू करने वाले हैं चीज़ों को। तो मैंने कहा समय 2 साल है, और ब्याज को अगर मैं 6 महीने के रूप में लगा रहा हूं, तो 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 2 साल में कितनी बार लगेगा बच्चे? 4 बार। 1 साल में कितनी बार लगेगा? 2 बार। तो आप समझ गए। मान लो अगर मैं ब्याज को तिमाही यानी कि क्वार्टरली रेट लगा रहा हूं, तिमाही दर, अगर मैं तिमाही दर लगा रहा हूं, तो जरा मुझे बताना 9 महीने में, 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? समय कितना है? समय 9 महीने है, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा, जरा ये मुझे बता दो। अगर मैं ब्याज को तिमाही रूप से लगा रहा हूं बच्चा, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? आप कहेंगे सर 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना। कितनी बार लगेगा? 3 बार। तिमाही रूप से ब्याज लगाएंगे तो 3 बार लगेगा 9 महीने में। 3-3 महीने में बांट दो आप सारे समय को। मान लो मैं 8 महीने का ब्याज लगा रहा हूं, मैं 8 महीने की दर कैलकुलेट कर रहा हूं, और मेरे पास समय है 2 वर्ष, तो जरा मुझे बताना कितनी बार लगेगा? जरा मुझे बताओ, अगर मैंने कहा मैं हर 8 महीने में ब्याज लगाता हूं और समय मेरे पास 2 साल है, तो बच्चा पार्टी 8 महीने में दर के हिसाब से 2 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा, ये मुझे जल्दी से बता दो। आप कैसे करेंगे? बोलिए। समझ गए? देखो, पहले वर्ष को महीने में बदल दो। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने। भाई 12 महीने प्लस 12 महीने, 24 महीने। और अगर मैं 8 महीने के हिसाब से लगाता हूं, तो 8 महीना, 8 महीना, 8 महीना, सर पूरा 24 हो गया ना? तो ब्याज कितनी बार लगा? ब्याज लगा 3 बार। भाई मैं 24 महीने को 8-8-8 में तोड़ दिया, तो ब्याज लगा 3 बार। 8 महीना, 8 महीना, 8 महीना, 8 तिया 24, तो ब्याज कितनी बार लगा बच्चा? 3 बार लगा। एक लास्ट चीज और पढ़ लो बस, लास्ट और, कि मान लो मेरे पास रेट वार्षिक ही है, मान लो मेरे पास रेट जो है वो 8% वार्षिक है, एनुअली है, और समय जो है मेरे पास बच्चे वो 1 वर्ष, 1 वर्ष और 3 महीना। ब्याज वार्षिक ही लगा रहा हूं मैं, छमाही तिमाही कुछ नहीं,
वार्षिक ब्याज ही लगा रहा हूं और समय मेरे पास 1 वर्ष 3 महीना है, तो किस कदर ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज तो सिंपल था, मैं क्या कर रहा था, इस महीने को भी वर्ष में बदल के वर्ष को जोड़ के सीधा गुणा कर रहा था। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं करना है, कंपाउंड में ऐसा नहीं करना है। 1 वर्ष 3 महीने का समय है, रेट 8% है, तो 1 वर्ष 3 महीने में किस कदर ब्याज लगेगा। आप कहेंगे कि सर ये वार्षिक ब्याज है, यानी कि मैं इसको ऐसे तोड़ लूं, 1 वर्ष को अलग कर दूं और 3 महीने को अलग कर दूं, 3 महीने को अलग कर दूं, तो 1 वर्ष में तो पूरा 8% रहेगा। भाई 8% वार्षिक है, तो 1 साल में तो पूरा 8% रहेगा। लेकिन जो ये 3 महीना है, इस 3 महीने को भी पहले तो वर्ष में बदलो। तो किसी भी महीने को वर्ष में बदल गए तो भैया 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करो, पहले तो कितना आ गया, 1/4 वर्ष। और फिर क्या करो, फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 4 दूनी 8 यानी कि 2%। तो जो 3 महीने का ब्याज है बच्चा वो 2% है। अब आप इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, a+b+a×b/100। 8 और 2 10%, जो लोग कह रहे हैं साधारण ब्याज से बाहर निकल जाओ, सिंपल इंटरेस्ट से बाहर निकल जाओ। यहां पर ये 8% 1 साल का, 3 महीने को पहले वर्ष में बदला 1/4 और फिर इसको रेट से गुणा किया, तो 2% का ब्याज इस 3 महीने का है। अब ये 8% और 2% पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, a+b+a×b/100, जो मिलेगा वो जवाब होगा। तो आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे बच्चे, सब कुछ क्लियर है आपको। यहां पर होता है हमारी थ्योरी कंप्लीट। कल से हम लोग टाइप 1 शुरू करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी कंप्लीट एक क्लास की है। अब अगर कल की क्लास में जब आप आएंगे तो आज का कंप्लीट रिवीजन करके आएंगे। आज कोई वर्कशीट आपको मैं नहीं दे रहा हूं, कोई वर्कशीट आपको नहीं मिलेगी आज। आज जो वर्कशीट का समय है उस समय में आज की क्लास की जो पीडीएफ है, क्लास दोबारा मत देखना, इस पीडीएफ का ही 2-3 बार रिवीजन करके आना है। जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है उसको वीडियो में देख लेना है। वर्कशीट की टेंशन मत लेना, मत डिमांड करना, क्योंकि वर्कशीट के लिए हमने आज कुछ किया ही नहीं है। कंप्लीट रिवीजन करना है वर्कशीट के टाइम पे। वर्कशीट से आज आप आजाद हो। कल हम सवाल करेंगे और किसी भी टाइप में कोई नई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, मात्र औपचारिकताएं हैं। आप पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं अगर आपने आज की क्लास का रिवीजन कर लिया, ये मान के चलो। तो चलिए ठीक है, कल सैटरडे है, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।